अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मास्टरबीन एमन। आज हम बात करेंगे एसे की राइटिंग के बारे में, एसे के स्ट्रक्चर के बारे में, एसे होता क्या है, एसे हम क्यों मतलब लिखते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं और सारी उसकी जितने भी टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसे की डेफिनेशन को। एसे जो होता है ना, वो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स होता है। आपकी जो एनालिटिकल स्किल होती है, आप उसको लेकर अपने वर्ड्स में एक एसे या एक टॉपिक जो होता है उसको डिस्क्राइब करते हो। ठीक हो गया, उसको कहते हैं ऐसे। सबसे पहले बस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं आपको ऐसे करवा क्यों रही हूँ, मैंने कहाँ से सीखा है ये सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें पहले मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले जॉइन की थी नोवा यानी कि नेशनल ऑफिसर अकेडमी इस्लामाबाद, ऑनलाइन सेशंस लिए थे। फिर उसके बाद मैंने इसको स्किप कर दिया था और मैंने वर्ल्ड टाइम अकेडमी ऑन कैंपस ली थी। उसकी क्लासेस मैंने ऑन कैंपस जाकर ली। फिर उसके बाद तो मैं आपसे ना अपने मतलब थॉट्स को शेयर नहीं कर रही, रिव्यूज़ वगैरह को कि कौन सी अकेडमी कैसी है, कितनी बेस्ट है, कितनी नहीं है। ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस नहीं करी, लेकिन मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने कौन-कौन सी अकेडमीज़ जॉइन की हैं। वैसे मैंने पर्सनली मेरी अपनी बैकग्राउंड एजुकेशन है, वो है मेरा एमएससी मैथमेटिक्स। तो मैंने उसके बाद वर्ल्ड टाइम को जॉइन किया। वर्ल्ड टाइम की मैंने क्लासेस ली हैं और मैंने पूरा सेशन लिया है वर्ल्ड टाइम का। उसके बाद मैंने जब ये 2021 की बात है, 2021 में मैंने वर्ल्ड टाइम को जॉइन किया और वर्ल्ड टाइम को जॉइन करने के बाद पूरे सेशंस लेने के बाद आई फील कि मुझे ऐसे पे मज़ीद अभी ग्रिप नहीं है, तो मुझे ऐसे जो है और प्रेसी जो है उसको मज़ीद बेहतर करूँ। प्रेसी भी है सच नहीं, लेकिन ऐसे को स्पेशली। फिर मैंने सर अरसलान ज़ाहिद मकतब अकेडमी वहाँ उनको जॉइन किया और फिर मैंने ऐसे जो है ना, मैंने पर्सनली उनसे सारा सीखा और मुझे उनका ऐसे करवाने का तरीका पर्सनली बहुत पसंद है। तो आप देख लीजिएगा आप भी अपने हिसाब से। फिर उसके बाद मैंने जॉइन किया था मैम फ़ातिमा को, नहीं उसके बाद मैंने किया रीड एंड राइट की टेस्ट सीरीज़ ली थी पिछले साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2-3 महीने मैंने रीड एंड राइट की टेस्ट सीरीज़ दी। उसके बाद फिर मैंने मैम फ़ातिमा बतूर को जॉइन किया है, ठीक है? तो मैंने 2 साल तकरीबन जो है सीएसएस में स्पेंड किए हैं। मैंने अकेडमीज़ डिफरेंट जॉइन की थी क्योंकि मैं वो बंदी हूँ कि शायद मैं स्ट्रगल से भागती, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाली नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि अकेडमीज़ जो होती है ना, वो आपका आधा बर्डन जो है ना, वो अपने पे ले लेती हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड करना, रिसर्च वगैरह कहाँ से कितना पढ़ना है, कौन-सी चीज़ करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको अकेडमीज़ बताती हैं, अकेडमी सिखा देती हैं। तो इस वजह से मैंने अकेडमीज़ काफ़ी ज़्यादा जॉइन की थी। मुझे ज़्यादा रिसर्च का वहाँ वहीं से पता चला कौन-कौन से ऑथेंटिक रिसर्च के लिए आप पढ़ सकते हो, ऑथेंटिक राइटिंग्स को पढ़ सकते हो, कौन-कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस अकेडमी से कौन-सी चीज़ें सीखी हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक हो गया? चलिए हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को, हमारी एसे राइटिंग को। अच्छा, व्हाट इज़ एन एसे? इंग्लिश एसे जिसका मैंने अभी आपको बता दिया एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स होती है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है, आपकी एनालिटिकल स्किल जो होती है उसको इस आप एक टॉपिक लेते हो, उस पे अपना सारा एनालिसिस देते हो, लेकिन वो एनालिसिस आपका फैक्ट्स फिगर्स बेस्ड होना चाहिए। आपके पास ऑथेंटिक रेफरेंसेस होने चाहिए। ऐसे ही आप कोई भी टॉपिक उठाकर उस पर लिखने नहीं बैठ जाते, आपको पूरा उसके बारे में सारा बैकग्राउंड वगैरह चीज़ें वगैरह पता होती हैं, तभी आप लिखते हो। जैसे हम बचपन में एग्जांपल ले तो बचपन में हम लिखते होते थे माय बेस्ट फ्रेंड, तो आप उसमें अपने दोस्त की अच्छाइयाँ लिखते थे, आपको आप वो बेस्ट फ्रेंड क्यों है, क्या रीज़न्स है, सारी चीज़ें उसमें लिखते थे। ऐसे ही हमारा जो सीएसएस और पीएमएस का ऐसे होता है, वो अब मैच्योर लेवल पे है, तो वो उस हिसाब से ज़्यादा उसको आप डिटेल में और बहुत डीपली जाके स्टडी करके और फिर लिखते हो, ठीक हो गया? अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे को। ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स होती हैं, जो ऐसे होता है ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स होती है, ठीक हो गया? टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में आ जाता है सबसे पहले एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी एसेस क्या होते हैं? अच्छा, तो एक्सपोजिटरी ऐसे का मतलब है टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लोर। हम चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से उसको एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक को, वो आ जाता है एक्सपोजिटरी ऐसे में। इसको हम एक्सपोजिटरी ऐसे को किस तरह से हमें पता चलता है कि ये टॉपिक जो ये एक्सपोजिटरी ऐसे है, उसको जज करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। एक होते हैं इश्यू बेस्ड टॉपिक्स जो होते हैं, वो भी एक्सपोजिटरी में आ जाते हैं, जिसमें कॉजेज़, इफेक्ट, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट वगैरह पूछा जाता है। ये जो 2 कंडीशंस है, एक इश्यू बेस्ड टॉपिक, सेकंड कॉज एंड इफेक्ट या कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट। ये 2 चीज़ें जहाँ जिस भी आपको ऐसे में मिलेंगी वो एक्सपोजिटरी ऐसे होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं पास्ट पेपर से, ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ। ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ और रियलिटी। यहाँ पे मिथ है या रियलिटी है, और का वर्ड आ गया यानी कॉन्ट्रास्ट में चीज चली गई, कंपैरिजन में वो चीज चली गई, तो इस वजह से ये एक्सपोजिटरी में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल में इसके आ जाता है ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स देन बेनिफिट्स।
ये जो है ना ग्लोबलाइजेशन जो है उसने ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर दिए बेनिफिट्स की निस्बत, यानी कि इसके कॉजेज और इफेक्ट्स आप जो है ना, स्पेशली इफेक्ट्स जो है उस पर आप ज़्यादा नजरसानी करेंगे या उसको डिटेल में ज़्यादा लेके चलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एसे। इसमें आ जाता है टू डिस्क्रिप्ट, क्या जो है ना एक टॉपिक है ना उसको आप डिस्क्राइब करते हो अपने वर्ड्स में, यानी कि एक जेनेरिक टॉपिक दिया है उसको आपने डिटेल में लेके चलना होता है, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टॉपिक, डिस्क्रिप्टिव एसे। ठीक हो गया। ये इशू बेस्ड भी हो सकते हैं, ये बगैर इश्यूज के भी हो सकते हैं, बगैर कंडीशंस के भी हो सकते हैं, और एक जनरल स्टेटमेंट भी हो सकती है। जैसे इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं, न्यू वॉर्स लाइज ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स। जो न्यू वॉर्स है ना, आजकल की जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं या साइबर वॉर्स हो रही हैं या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, तो ये सारी लाइज करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट्स पे, कि इकोनॉमिक फुट फ्रंट्स पे जाके लड़ी जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो होगा ना, इस तरह के टॉपिक्स होंगे, जेनेरिक भी है और उसमें एक इशू भी बताया गया है, कंडीशंस के बगैर भी है और कंडीशन दी भी गई है। तो इस तरह के जो होते हैं वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेस। उसके बाद आ जाता है आर्गुमेंटेटिव एसे। टू आर्गू, टू अटेम्प्ट, यानी कि किसी टॉपिक को आर्गू करना, उस किसी टॉपिक्स पे आर्गुमेंट्स देना, यानी कि उस पे फैक्ट्स फिगर्स के साथ बात करना, वो आ जाएगा आर्गुमेंटेटिव एसेस के अंदर। ठीक हो गया। इसमें आ जाता है हिस्टोरिकल नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए आपके पास लाजमी तौर पे फिलोसॉफिकल नॉलेज होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, एक साउंड मेच्योर और डीप थॉट्स होनी चाहिए आपके पास। इस पे आप ऐसे जाके अटैक नहीं कर देते, इसके लिए आपके पास लाजमी है कि आपके पास सॉलिड आर्गुमेंट्स हों। ठीक हो गया। वैसे जो जितने पिछले भी हैं उनमें भी लाजमी, आई थिंक सो कि लाजमी है कि आपके पास सबके लिए ही एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एक साउंड नॉलेज होना चाहिए। यानी अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हो तो उसके लिए आपके पास रेफरेंसेस मौजूद हों, कुछ ना कुछ रेफरेंसेस आप अगर आप सारे पैराग्राफ्स में ऐड नहीं कर सकते ना रेफरेंसेस, तो एट लीस्ट आप जितने आपके टोटल बन रहे हैं, 2000 आपने वर्ड्स लिखने हैं, दिस मीन्स कि आपके जिस हिसाब से पैराग्राफ्स बन रहे हैं उनमें आप एटलीस्ट हाफ ऐसे में आप जरूर रेफरेंसेस ऐड करके आए हर एक पैराग्राफ में, ना सी एक पैराग्राफ छोड़ के एक में ऐड कर ले, लेकिन आपको लाजमी तौर पे फैक्ट्स फिगर्स और रेफरेंसेस ऐड करने चाहिए और ऑथेंटिक रेफरेंसेस ऐड करने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है ये जो है आर्गुमेंटेटिव ऐसे, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें आ जाता है इफ लाइफ गेव यू लेमन मेक लेमनेड। ये इसका जो है ना, ये फिलोसॉफिकल मीन में जाता है, बहुत डीप थॉट इसमें आ जाती है, आपको बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, तो आपने उस चीजों को लेकर देखना होता है। ठीक है, फिलोसॉफिकल जिनके पास ज्यादा मतलब जिन्होंने एमए इंग्लिश वगैरह किया है, जिनकी थॉट्स फिलोसॉफिकल है, जो है इस तरह के ऐसे को लाइक करते हैं, वो इस पे ज्यादा लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नैरेटिव एसेज। टू नरेट, टू ड्रॉ, कुछ नरेट करना, टू ड्रॉ करना, उसके लिए आ जाते हैं नैरेटिव ऐसे, और ये बहुत रेयरली ही सीएसएस में पूछे जाते हैं, लेकिन ये दिए भी जा सकते हैं लेकिन बहुत कम। ठीक हो गया। जैसे इसके एग्जांपल में आ जाता है मॉडर्न वॉर्स और होली वॉर्स। जो ज्यादातर ऐसे लिखे जाते हैं और जो ज्यादातर ऐसे आते हैं ना, वो आते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाता है और एक्सपोजिटरी ऐसे आ जाता है। जिसपे बच्चे ज्यादा जाते हैं या ज्यादा जंप करते हैं वो एक्सपोजिटरी ऐसे है और डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ठीक हो गया। आर्गुमेंटेटिव में क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट्स देनी होती हैं, आपको रेफरेंसेस देने होते हैं, रेफरेंसेस तो वैसे सब में चाहिए होता है, लेकिन इसमें तो लाजमी है ना कि आपने रेफरेंसेस देने ही देने हैं, एट एनी कॉस्ट देने हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है, अच्छा एक और चीज, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर अगर एग्जामिनर जो है ना वो आपसे क्वेश्चन करता है तो क्या उस पे लाजमी है कि आप एक साइड लें किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ। जैसे इसकी एग्जांपल दी थी, आर मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स। सर ने कहा था जी आप स्टेटमेंट को निगेट नहीं करोगे, यू कैन नॉट निगेट एनी स्टेटमेंट, यू हैव टू टेक साइड ऑफ वन, और जिसके बारे में आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आप उसी की साइड ले तो बेस्ट है। अब मजीद आपके कुछ भी क्वेश्चंस या कोई भी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, हमसे पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और मैं आपसे अपना इंस्टाग्राम जो है वो आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, इंस्टाग्राम भी और फेसबुक पेज भी, स्पेशली इंस्टाग्राम। और आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे रीजंस ऑफ फेलियर के, बच्चे ऐसे में ज़्यादा फेल क्यों हो रहे हैं, क्या इश्यूज़ है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आउटलाइन को और उसके बाद फर्दर हम चीज़ों को डिस्कस करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।